नमस्कार दोस्तों, मैं वीके सर आपके अपने YouTube चैनल क्वालिफाई विथ वीके सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हिंदी का अगला पार्ट लेकर आए हैं और एक ऐसे पार्ट को लेकर आए हैं, उम्मीद करिए दोस्तों आपको जो है आनंद आ जाएगा। जैसे इस चैप्टर का नाम है आनंद, वैसे आपको आनंद भी आ जाएगा। ठीक है, आज हम जो है रस को लेकर आए हैं। रस के बारे में आपको ऐसी बताएंगे, ऐसी कहानी में जो है आपको बताएंगे, फिर देंगे कि आपको वास्तव में मजा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं रस के बारे में। बस ध्यान से देखते रहिए कितना मजा है रस में। देखिए दोस्तों, रस का अर्थ क्या होता है? आनंद। रस का अर्थ क्या होता है? आनंद। अब आनंद क्या होता है? ठीक है, जिस प्रकार हम भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है, ठीक है, या कहिए हम कभी नाश्ता करते हैं, गोलगप्पे खाते हैं, ठीक है, तो उसमें जो हमें आनंद की अनुभूति होती है उसी को हम रस कहते हैं दोस्तों। उसी को हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। तो परिभाषा क्या बनेगी? परिभाषा क्या बनेगी? ठीक है, काव्य को पढ़ने के बाद, काव्य को पढ़ने के बाद, ठीक है, जिस आनंद की अनुभूति होती है, काव्य को पढ़ने के बाद जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे, किसी भोजन करने के बाद या भोजन के बाद हमें जिस आनंद या जिस खुशी या जिस प्रसन्नता की अनुभूति होती है, ठीक उसी प्रकार काव्य को पढ़ने के बाद हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम क्या कहते हैं? हम रस कहते हैं। ये परिभाषा हो गई दोस्तों। अगला पॉइंट बनता है कि रस संप्रदाय। आप इसे रस संप्रदाय कहिए या रस के जनक कहिए। तो रस संप्रदाय के जनक कौन है? तो भरत मुनि है। कौन है? भरत मुनि क्या है? आपके रस संप्रदाय के जनक हैं। ठीक है, अब देखिए, ये रस संप्रदाय के जनक हैं। भरत मुनि ने क्या किया कि रसों की संख्या कितने माने? 8 माने हैं। इन्होंने रसों की संख्या कितना माना है? 8 माना है। भरत मुनि ने शांत रस को नहीं माना। शांत रस को जो है रस की श्रेणी में भरत मुनि ने नहीं रखा, इसलिए इनके अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। भरत मुनि रस संप्रदाय के जनक हैं, रस के जनक हैं भरत मुनि। ठीक है, ये हो गई। देखिए, इनके पुस्तक का नाम क्या है? नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र। इन्होंने नाट्य शास्त्र में 8 रसों का जिक्र किया है, शांत रस का जिक्र इन्होंने नहीं किया है। परिभाषा इन्होंने क्या दिया है? भरत मुनि की हम बात करें, विभाव, कामा, अनुभाव, कामा, संचारी भाव। विभाव, अनुभाव, कामा, संचारी भाव के संयोग से, ठीक है, संचारी भाव के निष्पत्ति से किसकी उत्पत्ति होती है? अस्थाई भाव की उत्पत्ति होती है, रस की उत्पत्ति होती है। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ये हो गई भरत मुनि की परिभाषा। अगला पॉइंट देखिए, आगे से दूसरा पॉइंट बनता है, इनके बाद एक लेखक और आए, अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त, ठीक है, इन्होंने रसों की संख्या कितनी मानी? रसों की संख्या 9 मानी। कितना माना रसों की संख्या? इन्होंने 9 माना। रसों में इन्होंने किसको जोड़ा? शांत रस को जोड़ दिया। शांत रस को लेकर कितना हो गया रस? अब हमारे 9 रस हो गए। ठीक है, अगला पॉइंट आइए देखिए, जो पॉइंट बनता है आपके एग्जाम दृष्टि से,
अब क्वेश्चन ये बनता है कि रसों की संख्या कितनी है। तो रसों की संख्या एग्जाम क्वेश्चन कितनी है, 9 है। दूसरा पॉइंट, अस्थाई भाव की संख्या कितनी है, 9 है। तीसरा पॉइंट, कुल रसों की संख्या कितनी है, 11। कुल रसों की संख्या कितनी है, 11 है। आगे बताएंगे कैसे 11 हो गया है। तो रसों की संख्या 9 है, अस्थाई भाव संख्या कितनी है, 9 है, और कुल रसों की संख्या कितनी है, 11 है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। दोस्तों देखिए, अब बात आती है रस के अवयव की। रस के अवयव या तत्व तो रस के कितने अवयव हैं या तत्व हैं, 4 तत्व हैं रस के। कितने तत्व हैं, अवयव हैं 4, 1 2 3 4। पहला है विभाव, दूसरा है अनुभाव, तीसरा है संचारी भाव, इसी को हम व्यभिचारी भाव भी कहते हैं, और चौथा है अस्थाई भाव। रस के 4 अवयव हैं, 4 तत्व हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, अस्थाई भाव। ठीक है, कितने तत्व हैं, 4। आइए एक एक तत्व पे हम गहन अध्ययन करते हैं। पहला देखिए विभाव, ध्यान दीजिए, क्या है पहला, विभाव। विभाव का मतलब होता है भाव का उत्पन्न होना। भाव का उत्पन्न होना क्या कहलाता है, विभाव कहलाता है। विभाव कितने भेद हैं दोस्तों, 2 भेद हैं। विभाव कितने भेद हैं, 2। एक है आलंबन विभाव और दूसरा है उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव और दूसरा उद्दीपन विभाव। भाव का उत्पन्न होना क्या कहलाता है, विभाव कहलाता है। और विभाव कितने भेद हैं, 2 भेद हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। ठीक है, आलंबन का मतलब होता है, ठीक है, जिस नायक या नायिका के मन में, जिस नायक या नायिका के मन में भाव आलंबित हो, ठीक है, यह भाव उत्पन्न हो, आलंबन विभाव किसे कहते हैं, फिर जान लीजिए, जिस नायक या नायिका के मन में भाव उद्दीप्त हो या उत्पन्न हो या भाव जगे या आलंबित हो, उसे हम आलंबन विभाव कहते हैं। ठीक है, तथा जिन परिस्थितियों को देखकर भाव मन में भाव क्या हो, उद्दीप्त हो, क्या हो, भाव उद्दीप्त हो, उसे हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे चांदनी रात, ठीक है, पर्यटक स्थल, ठीक है, उद्यान, पर्वत, ठीक है, ये सब क्या हमारे उद्दीपन विभाव हैं। ठीक है, अब आइए हम एक कहानी की तरह आपको लेके चलते हैं, कहानी की तरह। ठीक है, आलंबन विभाव के भी दोस्तों 2 भेद होते हैं। एक होता है आश्रय लंबन, एक होता है विश्रयालंबन। आश्रय लंबन और दूसरा होता है विश्रय लंबन। आइए देखते हैं, आपको हम एक कहानी बताते हैं। कहानी दोस्तों यह है कि सोहन और मोहन 2 दोस्त थे। अब आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लेवल में चलते हैं, थोड़ी प्रेम कहानी की तरफ लेके चलते हैं आपको।
इसको गलत नजरिए से मत देखिएगा, आप इसको जो है एक जो है व्याकरण की दृष्टि देखिएगा, आपको समझाने का तरीका है एक ठो, ठीक है। तो सोहन और मोहन दोस्तों दो दोस्त थे, ठीक है। अब दो दोस्त थे, ध्यान दीजिए। सोहन ने मोहन से कहा चलिए हम पर्यटक स्थल घूमते हैं, ठीक है, उद्यान कहीं घूमते हैं, चांदनी रात में कहीं घूमते हैं, ठीक है। मोहन तैयार हो गया। अब सोहन जो है अपनी प्रेमिका के साथ गया, सोहन जो है अपनी प्रेमिका के साथ गया, मोहन भी साथ में घूमने गया, ठीक है। अब ये गए लोग, पहुंचे जो है पर्यटक स्थल या उद्यान में पहुंचे, किसी बगीचे में पहुंचे जो चारों तरफ फूलों से जो है फूल वगैरह घिरे थे, अच्छे लग रहे थे, काफी मनमोहक थे, ठीक है। सोहन भैया अपनी प्रेमिका के साथ गया था, मोहन बेचारा अकेले था, ठीक है। अब मोहन तो अकेले था, सोहन तो अपनी प्रेमिका के साथ था, वो तो घूमने टहलने लग गया, बच्चा सोहन बेचारा अकेले, मोहन, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, मोहन ने अब उद्यान में उसी फूल वाले उद्यान में, ठीक है, एक सुंदर कन्या को देखा, सुंदर स्त्री को देखा, ठीक है। कौन देखा? मोहन ने देखा। अब मोहन के मन में उस सुंदर स्त्री के प्रति क्या जगा? भाव जगा, या भाव आश्रित हुआ, भाव जगा या भाव आश्रित हुआ। किसके मन में? मोहन के मन में। तो जिसके मन में, मोहन के मन में भाव क्या हुआ? आश्रित हुए, तो मोहन क्या हो गया? आश्रय लंबन हो गया। किसके प्रति हुआ? कन्या के प्रति हुआ, सुंदर कन्या के प्रति हुआ। क्या कहलाई कन्या? ये विश्रय लंबन कहलाई। जिसके मन में भाव जगा, आश्रय लंबन, मतलब मोहन क्या हुआ भैया? आश्रय लंबन। अब कन्या जिसको देखकर जिसके प्रति भाव जगा, कन्या क्या हो गई? विश्रय लंबन हो गई। कन्या विषय हो गई, आश्रित क्या हो गया? मोहन हो गया। अगला पॉइंट देखिए, आप बताइए गए कहां थे? उद्यान में गए थे ना भैया। इतनी अच्छी बगीचा को देखकर मन में भाव उद्दीप्त हुआ, तो उद्दीपन भाव क्या हो गया? हमारा उद्यान हो गया। कन्या क्या हो गई? विश्रय लंबन। मोहन क्या हो गया? आश्रय लंबन। तो नायक और नायिका के प्रति, नायिका का नायक के प्रति जो भाव उद्दीप्त होता है उसे आलंबन भाव कहते हैं। जिन परिस्थितियों को देखकर, जिन स्थानों को देखकर, जिन सिचुएशन को देखकर हमारे मन में भाव उद्दीप्त होते हैं उसे हम उद्दीपन भाव कहते हैं। उद्दीपन भाव का उदाहरण है, ठीक है। अब आलंबन भाव के दो भेद है, आश्रय लंबन और विश्रय लंबन, ठीक है। मोहन के मन में भाव जगा, आश्रित हुआ, तो मोहन आश्रय लंबन हुआ। कन्या के प्रति भाव आश्रित हुआ, क्या हुआ? विश्रय लंबन हुआ। ये विभाव के दो भेद समाप्त हुए। आइए आगे देखते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने बताया था दोस्तों, क्या है हमारा दूसरा? अनुभाव है। दूसरा क्या है? अनुभाव है, ठीक है। अनुभाव के दोस्तों चार भेद हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अनुभाव के कितने भेद हैं दोस्तों? चार हैं, ध्यान दीजिए। एक आपका आता है कायिक, दूसरा है सात्विक, दूसरा वाचिक, तीसरा आहार्य, चौथा सात्विक। भैया बताइए, जब मन में भाव जगा है तो कुछ तो अनुभव करेंगे ही। अब मोहन ससुरा जो है मन ही मन, इसके मन में लड्डू फूट रहा है, ये अनुभव करने लगा है। इसके शारीरिक चेष्टाएं इसके होने लगी हैं, मानसिक चेष्टाएं होने लगी है, आहार हो गए, भूख वासना हो गई इसको, ठीक है। अब भैया मोहन का भाव क्या ले लिया? अनुभव मतलब करने लगे, मतलब मोहन आंतरिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से क्या करने लगे? अब अपने भाव को क्या करने लगे? अनुभव करने लगे कि मैं अब शादी करूंगा, इसी सुंदर कन्या के साथ करूंगा, ये इनका अनुभव होने लगा। आइए देखते हैं काय क्या कहलाता है। काय मतलब होता है काया या शरीर, शारीरिक चेष्टाएं करना, शारीरिक
चेष्टाएं करना। अब इनके शरीर में क्या होने लगी? शारीरिक चेष्टाएं होने लगी। ठीक है, काय मतलब होता है, काय मतलब होता है शरीर, शारीरिक चेष्टाएं होना। अब भैया मोहन के मन में क्या होगा? शारीरिक चेष्टाएं। इनका शरीर जो है अब उथल पुथल करने लगा, आईटी में नहीं है बिल्कुल ही। अब ये भैया गए कन्या के पास, सुंदर कन्या के पास, कि हम जो है सुंदर कन्या से क्या करें? विवाह का प्रस्ताव दें। ठीक है, ए भैया ये गए उसके पास। अब जो कन्या थी, ठीक है, उसका ससुरा भाई भी खड़ा, उसका भाई भी उसके साथ था। भैया मोहन जैसे ही उसके भाई को देखे, ये ससुरे जो है दुम उठा के भागे, पैर उठाकर भागे। पैर से भागना या भागना, इनका क्या कह रहा? शारीरिक चेष्टाएं हैं। क्या चला? ये शारीरिक चेष्टाएं हैं। ठीक है, खुशी खुशी मारे हाथ पांव कूद कूद कर पहुंचे कन्या के पास, उनके भाई को देखकर भागे। ठीक है, ये क्या हमारा? शारीरिक चेष्टाएं हैं। भाई को देखकर भागना, ठीक है, दौड़कर भागना हमारे क्या? शारीरिक चेष्टाएं हैं। ठीक है, और डर के मारे चिल्लाना, वाचिक मतलब होता है कि जो है वाणी में व्यक्त करना। डर के मारे चिल्लाना क्या हो कहलाया? उनका वाचिक कहलाया। ठीक है, ए भैया इतना सब कुछ हो गया, तब भी इनका जीव नहीं माना कि हम करेंगे उसी कन्या से विवाह। ठीक है, अब इनके मन में भैया जो है आहार मतलब भूख या वासना, आहार मतलब भूख या वासना हो गई उस कन्या को लेकर कि हम विवाह करेंगे, इसी से करेंगे। पाने के लिए पूरी तरह इच्छुक हो चुके हैं इसको। अब देखिए दोस्तों, अब एक अगला पॉइंट आता हमारा सात्विक। सात्विक मतलब होता है मानसिक चेष्टाएं। मानसिक चेष्टाएं होना क्या कहलाता है? हमारा सात्विक। अब मैटर उठता है कि सात्विक के दोस्तों 8 भेद हैं। सात्विक कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। आइए देख लेते हैं, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। सात्विक के कितने भेद हैं? 8 भेद। इसको मिटा देते हैं ऊपर से, इसमें नहीं आ पाएगा। देखिए सात्विक के 8 भेद हैं। सात्विक मानसिक चेष्टाएं होना क्या कहलाता है? हमारा सात्विक कहलाता है। असात्विक कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या क्या 8 भेद? ध्यान दीजिए। कंप पहला, विवर्णता दूसरा, ठीक है, स्वर भंग तीसरा, स्वेद चौथा, प्रलय पांचवा, स्तंभ छठा, ठीक है, अश्रु सातवां, और आपका 8वां कौन सा हो गया? रोमांच। ये सात्विक क्या है? आपके 8 भेद हैं। अब देखिए भैया, हमने आपको बताना, मोहन को उस सुंदर कन्या से विवाह करने का इतना भूख या वासना हो गया है, आहार हो गया है, कि इनके मन में दिमाग तमाम प्रकार के मानसिक चेष्टाएं होने लगी है। कैसे करें, कैसे जाएं, क्या व्यक्त करें कि शायद मान जाए। आइए आगे देखते हैं। सात्विक की 8 भेद हैं। 8 भेदों क्या है? कंप, विवर्ता, स्वरभंग, स्वेद, प्रलय, स्तंभ, अश्व और रोमांच। ए भैया अब मोहन पहुंचे, धीरे धीरे पैरों के साथ पहुंचे, लेकिन सोचिए इनको विवाह का प्रस्ताव देना है सुंदर कन्या के सामने, लेकिन ऐसे कांप रहे हैं। कंप मतलब होता है कांपना। कंप मतलब क्या होता है? कांपना। भैया ये बोलते वक्त कितना कांप रहे हैं, कुछ पूछिए मत। दूसरा क्या इनका हो रहा है? मानसिक अंदर से आंतरिक रूप से क्या हो रहा है? विवर्णता मतलब होता है जो है रंग उड़ जाना। इनके चेहरे का रंग क्या हो गया है? उड़ गया पूरी तरह।
अब करे तो करे क्या, आए तो भैया बड़े हीरो बन के जा रहे, तुरंत ही बोल देंगे, लेकिन जब ऐसे पहुंचे हिम्मत ही हक्की बक्की गुल, हिम्मत ही नहीं काम कर रहा है। तो काम मतलब बेचारे कांप रहे हैं, चेहरे का रंग उड़ गया है। स्वरभंग मतलब होता है जुबान का लड़खड़ाना, जुबान लड़खड़ाना। ध्यान दीजिए, ए भैया ये आए हैं सुंदर कन्या से, कहेंगे भैया हम विवाह करेंगे, अब करें दीदी हमका राखी बांधा, ठीक है, इनका जुबान लड़खड़ा जा रहा है, ठीक है, ये पहला। चौथा स्वेद मतलब होता है पसीना आना, ठीक है। प्रलय मतलब होता है, ठीक है, चेतना का रुक जाना, ठीक है। अस्तम मतलब होता है इंद्रियों का काम न करना। अश्रु मतलब होता है आंसू आना। और रोमांच मतलब होता है रोंगटे खड़े होना, रोंगटे खड़े होना। अब सोचिए सात्विक इनके मानसिक, इनके दिमाग मानसिक क्रियाएं आई। अब ये भैया सात्विक के 8 भेद होते हैं, ये कांप रहे हैं, इनके चेहरे का रंग उड़ गया, विवड़ता, स्वर भंग हो गया है, बोला ना कुछ और है और बोल कुछ और रहे हैं, आंसू आ रहा है, एकदम रो रहे हैं बोलते बोलते, ठीक है। इंद्रियों की चेतना रुक गई है, इंद्रियों गति काम नहीं कर रही है, पसीना आ रहा है, प्रलय मतलब पसीना आ रहा है, और रोमांच मतलब क्या होता है रोंगटे खड़े हो गए हैं। चलो भाई ठीक है, यहां से इनको हम सक्सेस कर देते हैं, मोहन भैया को हम सक्सेस कर देते हैं। चलिए मोहन भैया, मान लीजिए मोहन ने लड़की के सामने जो है अपना प्रस्ताव दे दिया कि मुझे आपसे शादी करनी है। दोस्तों जो भी क्रियाएं यहां से निकलेगी, जो भी प्रतिक्रिया यहां से होगी, मोहन का उस कन्या के पास सामने से कन्या जो भी प्रतिक्रियाएं करेगी वही हमारा रस होगा, वही हमारा अस्थायी भाव हो गया। मोहन ने अपने प्रस्ताव को कन्या के सामने रखा, ठीक है, तो कन्या ने लगाया एक तमाचा, अच्छा से क्या लगाया, एक तमाचा घन के लगा दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे बोलने की सब चीज। भैया मोहन आके मूड़े पर हाथ रख के शोक में डूब गए, एकदम कैसे डूब गए, शोक में डूब गए हैं। ये इसका कौन सा रस काला है हमारा, करुण रस, मतलब रो रहे हैं एकदम। तो करुण रस का अस्थायी भाव क्या है, शोक है। करुण रस का अस्थायी भाव क्या है, शोक है भैया। चलिए दूसरा पॉइंट, चलो मान लीजिए मोहन को उसने हाँ बोल दिया कि हम आपसे विवाह करेंगे, शादी के प्रस्ताव है स्वीकार। ये भैया खुशी के मारे दम लगे उछलने कूदने, इनके मन में तमाम प्रेम आ गया, रति रति आ गया, प्रेम आ गया एकदम, ठीक है। तो रति, रति मतलब होता है प्रेम, रति या प्रेम नामक अस्थाई भाव निकला। तो किसका अस्थाई भाव है, श्रृंगार रस का। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है दोस्तों, रत या प्रेम किसका अस्थाई भाव है, श्रृंगार रस का। और श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रसों का राजा कौन है, श्रृंगार रस है, ठीक है। श्रृंगार रस के 2 भेद हैं, ध्यान दीजिए, कौन कौन सा, संयोग श्रृंगार और दूसरा है वियोग श्रृंगार। जब नायक नायिका का मिलन होता है तो संयोग होता है, और जब नायक नायिका का वियोग होता है मतलब विछड़न होता है, क्या कहलाता है, वियोग होता है, ठीक है। तब एक जगह माथा पड़ गया, पेड़ के नीचे छांक कर बैठे रहते हैं नायक नायिका, तो उसे हम क्या कहते हैं, वियोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार। आइए तीसरा पॉइंट देखते हैं, ठीक है। अब भैया मोहन जब तमाचा खाएं तो आय के बताएं सोहन से कि एक तमाचा खाए है, अब सोहन लगे खूब हंसाई, इतना हंस रहे कुछ पूछिए मत, एक अस्थाई भाव निकल आया यहां से, इनके हंसने से, सोहन के हंसने से एक नया अस्थाई भाव आ गया, हास्य। हास्य नामक अस्थाई भाव किस रस का है, तो हास्य रस का है, ठीक है। हास्य रस किसका अस्थाई भाव है आपका, तो हास्य नामक अस्थाई भाव हास्य रस का है। ए भैया चौथा देखिए, जब तमचवा लगा मोहन को बारा ना, तो ऐसा हक्का बक्का हो गए
कि सारी जो है ना हेकड़ी निकल घूमकर विवाह को एकदम शांत निर्वेद, एकदम आंख मूंद के 1 मिनट तक कमोइन थे दिमाग उनका, ठीक है, एकदम निर्वेद हो गए, शांत एकदम निर्वेद में एकदम खो गए। अब जाए जिसके टाट तमाचा लगे कान पे तो निर्वेद हो ही जाए, ठीक है। तो निर्वेद किसका स्थायी भाव है भैया? शांत रस का। शांत रस का स्थायी भाव किसका है? तो अस्थायी भाव निर्वेद किसका स्थायी भाव है? शांत रस का स्थायी भाव है। कितने अभी हुए? 1 2 3 4। आइए देखते हैं पांचवा। ए भैया जब बोले, ठीक है, सुंदर कन्या से, सुंदर कन्या क्या करी? शादी के प्रस्ताव के लिए स्वीकार कर ली, हाँ बोल दी। तो क्या कर जानते हैं? इतना खुशी खुशी उछल कूद रहे हैं, कैसे लग रहा है बहुत बड़ा तीर मार दिए हैं, ठीक है, एकदम बीटा उत्साह से अंदर आ गया, ठीक है। आयन सोहन कहन हम इतना बड़ा काम के है, उत्साह से एकदम एकदम उत्साह, जान लीजिए पूरी शरीर बॉडी में फैल गए करे उत्साह। तो उत्साह नामक अस्थायी भाव किसका है? वीर रस का है। तो उत्साह नामक अस्थायी भाव किसका है? वीर रस का है। वीर रस के बीच जो है, ठीक है, 4 प्रकार के वीर होते हैं, वो आपको जानने की जरूरत नहीं है, आपके यूपीएसआई यूपीपी के लिए ये बहुत ज्यादा है, ठीक है। अगला छठा, जब भैया उत्साह सोहन सामने इतना कहत है, सोहन भी विस्मय में हो गया, आंख एकदम खोल के एकदम हक्का बक्का हो गया। अरे ऐसे कैसे हो चुका था? ससुरा बोले कि हिम्मत ही नहीं रहता है, इतना बड़ा कांड कर भेस। एकदम विस्मय हो गए। क्या हो गए? एकदम विस्मय हो गए हैं, ठीक है। अद्भुत अद्भुत, जैसे लग रहा है अद्भुत कार्य किया हो। विस्मय, विस्मय किसका स्थायी भाव है? तो अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? विस्मय है। आगे देखिए, अभी 6 हो गए हैं, 2 और बचे हैं दोस्तों, 3 और बचे हैं, ठीक है। अगला देखिए, 1 2 3 4 5 6 7वां देखिए। अच्छा बताइए, जब लड़कियां मारी पिकन्नवा, भाई कमारे एकदम कांप रहे हैं, भाई एकदम हो गए उनके अंदर, ठीक है, कांप रहे हैं उसके मारे कि ऐसा ना हो कभी अपने भाइयों को मरवा गए, ठीक है। तो भय उनके अंदर आ गया, मोहन के अंदर। भय नामक अस्थायी भाव किसका है? भयानक रस का है। भयानक रस का अस्थायी भाव किसका है? भय नामक अस्थायी भाव किसका है? भयानक रस का है। अगला देखिए, 8वां पॉइंट, ठीक है। 8वां पॉइंट ये बनता है कि भैया जब जिस स्त्री से आप बोले हैं तो मारेगी भी, घीड़ा भी करेगी, कहे थी कि आप दिखेगा तो फिर चप्पल से निकाल के बाहर रखता, ठीक है। एकदम घीड़ा करने लगी, जैसे उससे एकदम जुगुप्सा, ठीक है, घीड़ा करने लगी। घीड़ा या जुगुप्सा एक अलग अस्थायी भाव का अद्भुत कौन सा रस हुआ हमारा? विभत्स रस। कौन सा रस हुआ? विभत्स रस हुआ, ठीक है। अब जब तमाचा खाए हैं, आए कि सोहन से बताएं मोहन, ठीक है, आकर मोहन से जो है, मोहन ने सोहन को बताया कि फला लोग ने मुझे एक हाथ मारा है। और सोहनो भैया दम जान लग, गुस्सा से मारा लाख। सोहनो भैया ना गुस्सा से दम सोहन लाल हो गए हैं, एकदम एकदम रौद्र हो गए हैं, क्रोध की बदला ले अपने दोस्त के। क्रोध, गुस्सा, रौद्र किसका स्थायी भाव है? रौद्र रस का स्थायी भाव है। तो जो मोहन और कन्या के प्रति जो प्रतिक्रियाएं थी, उसी से हमने क्या किया? 9 रस को निकाला। 9 अस्थायी भाव निकले हमारे, 9 रस हो गए। अब मैटर होता है कुल रसों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 11 होती है। आपको मैंने बताया था ना, इसको बताना जरूरी है। तो कुल रसों की संख्या कितनी होती है? 11। अब 11 है कौन? अच्छा ये बताइए, आपको मैंने बताया था श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति या प्रेम है। और ये प्रेम 3 प्रकार का होता है, जान लीजिए, ठीक है। एक प्रेम तो नायक का नायिका के प्रति प्रेम है, ठीक है, वो श्रृंगार रस होता है। 2 प्रेम और होते हैं। एक प्रेम होता है भागवत या आस्था, भागवत या आस्था का प्रेम, किसी विशेष व्यक्ति के प्रति,
भगवान के प्रति, ठीक है, जो हमारी आस्था होती है, भागवत होता है, प्रेम होता है, उसे क्या कहते हैं, ठीक है, भक्ति रस कहते हैं, भक्ति रस। तो अब कितना हो गए, 10 हो गए। ये दोस्तों जान लीजिए कुल रसों संख्या में गिनी जाएगी। रसों संख्या 9 ही होता है, कुल 11 होता है। 11 कैसे होता है, 10, जब इसको हम 11 में से एक को निकाल देंगे तो ये अलग हो जाएगा। ये भी एक प्रेम है। अगला देखिए ग्राहमा, एक प्रेम और होता है, छोटे मोटे बच्चों की जो किलकारियां होती है, उनके बोलने का जो तरीका होता है, चलने का तरीका होता है, कूदने का तरीका होता है, जो माँ बाप अपने बच्चों के प्रति प्रेम देखते हैं, वो प्रेम अलग होता है, वात्सल्यता होता है। तो अगला है वात्सल्यता। वात्सल्यता एक अलग प्रेम हो गया। तो बच्चों के प्रति प्रेम, ठीक है, कौन सा प्रेम होगा, वात्सल्यता। इसे हम वात्सल रस कहते हैं, इसे हम वात्सल रस कहते हैं, ठीक है। जब यशोदा माँ जो है अपने कृष्ण को देखती हैं, जो उनका प्रेम होता है, हमारा क्या है, वात्सल रस, ठीक है। दोस्तों मैंने रस को पूरी तरह समाप्त किया है, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं बचा जो रस से यहां से क्वेश्चन बन जाए और रस इससे बाहर निकल जाए। आप किसी भी लेवल का एग्जाम दीजिए, किसी भी लेवल की मैं बात कर रहा हूं, छोटे मोटे नहीं, किसी भी लेवल की बात कीजिए आप, इससे बाहर रस मुश्किल नहीं, नामुमकिन निकलना है, ठीक है। जितना मैंने दोस्तों बताया है, आप इस वीडियो को 2 बार कम से कम देखिए। अब पूरी कहानी को जो है इसे रट डालिए, समझ लीजिए आपके ऊपर बीती है। जब आप अपने ऊपर ले लेंगे, समझ लीजिए, तो भैया जब अपने ऊपर ले लेंगे परिस्थिति याद हो जाए, का कह रही लड़कियां, ठीक है, तो ऑटोमेटिक सारी रस याद हो जाए, ठीक है। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी है दोस्तों, तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक लोग जो है, जो किताब में रटन विद्या पे आधारित हैं, रटन विद्या कर रहे हैं, कम से कम उनको रटना ना पड़े, एक कहानी के माध्यम से वो पूरी रस को याद कर लें, ठीक है। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।